दोस्तों स्कैम की अमाउंट है 22,842 करोड़ रुपए। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, मेरी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपीजी शिपयार्ड लिमिटेड के थ्रू हुआ सबसे बड़ा स्कैम। अभी तक का दोस्तों सबसे बड़ा स्कैम माना जाता था 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या द्वारा। उसके बाद उससे भी बड़ा स्कैम आया, वो हुआ 14,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी द्वारा। और अभी लेटेस्ट में जो हाल ही में स्कैम आया है 22,842 करोड़ रुपए का एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। दोस्तों कंपनी के मैं हिस्ट्री की अगर आपके साथ बात करूं तो मगदल्ला शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 1985 के अंदर कंपनी शुरू हुई थी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद 5 से 6 साल तक जो स्टार्टअप का फेज चलता है कंपनी का, वो स्टेज चला। 1991 से लेके 15 साल के अंदर कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी के पास जर्मनी के, रशिया के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आए और कंपनी बन गई 15 साल के अंदर इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की शिप बिल्डिंग कंपनी। कंपनी का जो मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग में वो है शिप बिल्डिंग का, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का। उसके बाद 2005 के अंदर कंपनी ने अपना आईपीओ शुरू किया। आईपीओ के अंदर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स 85 लाख रखे और उसके प्राइस बैंड था 155 से लेके 185 तक। दोस्तों हाल की तारीख में अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1.12 रुपीज, ₹1.12। वो तो शेयर मार्केट की बात थी। दोस्तों अभी अगर मैं स्कैम की बात करूं तो स्कैम कंपनी के ऊपर ये आरोप है कि कंपनी ने 28 बैंकों के 22,842 करोड़ रुपए है वो घोटाले में डाल दिए, स्कैम के अंदर रख दिए और इतने बैंकों से लोन लिया और पैसा चुकाया नहीं है। कंपनी 2016 के अंदर एनपी हो गई। 2012 से लेके 2017 के बीच में ये सारी चीजें एग्जीक्यूट हुई थी। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर 28 बैंक इन्वॉल्व होती है और एक ही कंपनी के अंदर एक साथ 22,000 करोड़ रुपए फंड में जाते हैं तो हो सकता है कि इसके अंदर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो। अभी इसकी जांच सीबीआई कर रही है। फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल रिजल्ट है वो तो सीबीआई के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में ही रहता है। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा और ये जो स्कैम होता है उसके अंदर थोड़ी गहराई में जाके आपको प्रकाश डालना चाहूंगा कि ये किस तरह से अकोमोडेट हो सकता है। अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति बैंक में से लोन लेने जाता है तो दोस्तों पान कार्ड के थ्रू सबसे पहले एप्लीकेशन होती है। पान कार्ड के थ्रू अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो पूरी कंपनी की, पूरी कस्टमर की, किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट प्रोफाइल है वो आपको जानने को मिल जाएगी। क्रेडिट प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो पूरी क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री है वो आप जान सकते हो। कौन सा ईएमआई चल रहा है, कौन सी बैंक में से चल रही है, कितनी लोन अमाउंट चल रही है, कौन सी ईयर के अंदर लोन ली थी, ये सारी चीजें है आप जान सकते हो। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी के ऊपर मैं अगर किसी बैंक से लोन लेता हूं तो दूसरी बैंक है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती है, उसकी एक लिमिटेशन होती है। अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज भी रखता हूं तो मॉर्गेज की कैपेसिटी 50 to 60% होती है। अब ये कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मोस्टली कंपनीज जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को फंड करती है तो कोलेटरल के थ्रू करती है। कोलेटरल के अंदर मोस्टली इंडस्ट्रियल जो एस्टेट होते हैं वो आ जाते हैं, कमर्शियल स्पेसिस आ जाते हैं, कंपनी की कॉर्पोरेट ऑफिसेज आ जाती है, प्लस मशीनरीज आती है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप गिरवे रखते हो तो एक लिमिटेशंस में आता है। अगर 22,000 करोड़ का फंड अगर जाता है तो उसके सामने उतनी प्रॉपर्टी भी कंपनी के पास होनी जरूरी है, तब जाके वो कोलेटरल रख सकता है। अब दूसरा दोस्तों एडिशनल अमाउंट जो होता है वो आप सीसी या ओडी, ओवरड्राफ्ट लिमिट के थ्रू एनकैश कर सकते हो। अब ओवरड्राफ्ट लिमिट भी आपके बैंकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। बैंकिंग मान लीजिए मेरा 10 लाख रुपए है तो बैंक है उसके आसपास की अमाउंट की ओवरड्राफ्ट मुझे फैसिलिटीज दे सकता है, उससे ज्यादा ओवरड्राफ्ट लिमिट है वो बैंक नहीं दे सकती है। तो दोस्तों 22,842 करोड़ रुपए ये जो फिगर पिक्चर में आती है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है। अगर दोस्तों आप मशीनरी लोन लेते हैं तो उसके अंदर एंड यूज भी आपको बताना पड़ता है। मान लीजिए XYZ अमाउंट से आपकी लोन पास होती है तो उतनी अमाउंट के आसपास की आपकी मशीनरी है वो आपके यूनिट में दिखनी जरूरी है। जो भी लोन लेते हैं आप उसका पर्पस भी आपको दिखाना जरूरी होता है। अगर आप किसी बिल्डर से प्रॉपर्टी लेते हैं, बैंक डायरेक्ट बिल्डर के नाम का चेक बना देती है, प्लस आपका जो सेल्डिट बनता है वो दस्तावेज आपको बैंक में सरेंडर करना पड़ता है, बैंक में गिरवी रखना पड़ता है। और जब तक आपका लोन आप खत्म नहीं कर देते तब तक वो
वैल्यू की प्रॉपर्टी है वो बैंक के पास रहती है। तो इस तरह से पैसों का रोटेशन होता है। अब यहां पे अगर इतना सारा लोन एग्जिस्टेंस में, इतना बड़ा फिगर एग्जिस्टेंस में आता है, तो उसके सामने उसकी प्रॉपर्टी भी होनी बैंक के पास जरूरी है। तो दोस्तों ये सिस्टम, और सिस्टम की बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस और विंग्स होती है जिसके थ्रू ये स्कैम अकोमोडेट होता है, एग्जिस्टेंस में आता है। अब ये मशीनरी के अलावा भी जो कमर्शियल स्पेसिस होते हैं, जो कोलेटरल के अंदर आप अपने प्रॉपर्टीज देते हो, उसकी भी एक XYZ लिमिट के सामने ही लोन बैंक को देना RBI के रूल के अंदर आता है। और दोस्तों किसी भी एक प्रॉपर्टी पे एक ही बैंक लोन दे सकती है। अगर एक साथ 4-5 बैंक एक ही प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हो जाती है, तब जाके इतनी सारी बैंक और इतनी बड़ी राशि अस्तित्व में आती है। आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।